Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, अब तक हमने स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में पढ़ा था। अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? काइनेमेटिक या फिर किनेमेटिक, जो भी आप बोलना चाहो, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी को आप डिनोट करोगे डी के से। जिस तरह से स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी थी उसको डी एस से डिनोट किया था, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल अलग अलग आ गई थी। उसी तरह से अब हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेमेटिक या फिर किनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी से डी के से आप डिनोट करोगे। इसका बेसिकली मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। द बेसिक मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझते हैं कि एग्जांपल से कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ। इस तरह से आपके पास एक बीम बनी पड़ी है, ठीक है, जिसका एक एंड तो आपने क्या लगा दिया, फिक्स्ड, और अदर एंड यहां पर आपके पास क्या है, रोलर सपोर्ट। ठीक है, अब फिक्स एंड है, आपको पता है कि फिक्स एंड जो अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे हो तो उन लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि फिक्स एंड के अंदर वो किसी भी जगह में मोशन नहीं करने देता। बेसिकली अब तक हमने मोशन को रोकने वाली चीजें यानी कि रिस्ट्रेन यानी कि रिएक्शंस को काउंट किया था। अब हम क्या करेंगे, आने वाले नंबर ऑफ मोशन, फ्री मूवमेंट या फिर अनरिस्ट्रेन्ड, ठीक है, अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट्स को काउंट करेंगे। इस बार हमें क्या काउंट करना है, अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट्स। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकालने हैं आपको, एक जॉइंट के ऊपर, ठीक है, वरना मेंबर के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वहां पर, ठीक है, किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स, आप तो इनफाइनाइट जॉइंट निकाल दोगे, उसके ऊपर बोल दोगे इसकी तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी होता है इनफाइनाइट है। लेकिन इस बार हम कहाँ निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, तो जॉइंट पर यहाँ पर फिक्स देखिए, फिक्स ने क्या कर दिया, तीनों डायरेक्शन में रिस्ट्रेन कर दिया। तो यहाँ पर आने वाला डेल्टा एक्स वो भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ना वर्टिकल मोशन होगा, ना ही इसमें रोटेशन आने वाला है अलोंग टू दी जी डायरेक्शन। ठीक है, तो तीनों हमारे पास रिस्ट्रेन हो गए। तो जो फिक्स एंड है वहां से आने वाली डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, यानी कि इस एंड की, अगर अकेले इस एंड की बात करता हूं तो मेरे पास कोई भी मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप क्या समझोगे, इसके अंदर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों आते हैं। स्लोप को जनरली आप डिनोट करते हो थीटा से और डिफ्लेक्शन को डिनोट करते हो डेल से। ठीक है, दोनों में से कोई भी डेल आपको जनरली गिवन होता है। एग्जाम के अंदर क्या करोगे, इस तरह से लिखोगे थीटा, वेयर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप। तो एग्जैक्टली आपको वहां पर एब्रीविएशन का नोटेशन करना है, किस चीज को आप किस नाम से बुला रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिक्स एंड पर हमने बात की तो कोई भी रोटेशन नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी मोशन नहीं हुआ, ना तो हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में, यानी कि यहाँ पर आने वाले अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट की काउंटिंग क्या है, जीरो। तो अकेले अगर फिक्स एंड की बात करता तो वहां से डीके की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी मेरे पास कितनी हो जाती, वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाती। लेकिन जैसे ही मैं रोलर सपोर्ट के ऊपर आता हूँ तो रोलर में देखिए क्या क्या मोशन हो सकता है। इसमें डेल्टा एक्स है जो वो जीरो नहीं होने वाला, ठीक है, और उसके साथ ही हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, थीटा जी, वो भी जीरो नहीं होने वाली। कौन सी सपोर्ट पर, हमारी रोलर सपोर्ट पर। तो बेसिकली आपको अब क्या करना है कि जो हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होती थी उसके अंदर हम रिएक्शंस को काउंट करते थे, रिएक्शंस या फिर रिस्ट्रेन्स को काउंट करते थे। तो इस बार हमें क्या काउंटिंग करनी है कि जहां रिस्ट्रेन नहीं आ रहा, ठीक है, जहां नंबर ऑफ रिएक्शन नहीं आ रही, जहां मोशन हो रहा है, यानी कि जहां इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड आर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, तो यहां पर अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी की अगर सिर्फ और सिर्फ रोलर सपोर्ट पर बात करूं तो डीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और इस इक्वेशन के अंदर पर्टिकुलरली इस वाले हमारे क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर मेरे को डीके की वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाती, 2, क्योंकि नंबर ऑफ जॉइंट आपको कितने दिख रहे हैं, 1 एंड 1, 2। यहाँ पर सिर्फ दो जॉइंट दिख रहे हैं, दोनों के ऊपर एनालिसिस किया अलग अलग, और फाइनल काउंटिंग करके हमने डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी बताई, 2 वैल्यू।
तो होप सो आपको समझ आ गया कि हमको बेसिकली करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ये बीम बना रखी है हमने कैंटिलीवर बीम, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने लेक्चर में पहले डिस्कस कर लिया किसको कैंटिलीवर बोलते हैं, किसको प्रोप कैंटिलीवर बोलते हैं। इससे पहले जो बीम बनाई थी उसे कहते हैं प्रोप कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के अंदर अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट जो मोशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की काउंटिंग हो रही है वो उन्हें चेक करते हैं। फिक्स के ऊपर पता है ये तो ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन करने देगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0, वर्टिकल मोशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू इनकी क्या है 0 है। इसी तरह से वर्टिकल मोशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 और स्लोप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो इस एंड के ऊपर मेरे को कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या, मुझे डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं मिली। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कहां मिल सकता है, इस फ्री एंड के ऊपर, इस कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड के ऊपर। कौन कौन सा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा जी, यानी कि इन तीनों की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होने वाली। तो एक कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर मुझसे पूछा जाता मैक्सिमम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यानी कि डीके की वैल्यू कितनी आती, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 आ जाती, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की कैलकुलेशन करनी है। कौन कौन सी डायरेक्शन में डेल्टा एक्स 0 होगा, डेल्टा वाई 0 होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में हमने टेबल बना के हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में ऑलरेडी समझ लिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीक्वेंस वाइज प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे और उसके लिए आपको बाद में अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ताकि जो भी अगला लेक्चर देख रहे हो सिंपली उस नोट्स में से आप नोट डाउन करके पढ़ के बाद में अपना आंसर है उसको वेरीफाई कर पाओ, ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। इस बीम का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इसे बोलते हैं हम फिक्स बीम, जिसके दोनों एंड क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉइंट हमारे पास 2 है, तो दोनों साइड हमें पता है कि कोई भी अगर फिक्स सपोर्ट रहती है तो फिक्स सपोर्ट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जी, यानी कि हॉरिजॉन्टल में मोशन, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ ही साथ हमारा जो थीटा की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू, ये तीनों क्या रहती हैं 0। क्योंकि अगर आप इसके लिए डिफ्लेक्टेड शेप भी बनाते हो, ठीक है, अगर मैं क्या करूं इसके लिए डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं, तो डिफ्लेक्टेड शेप देखिए कुछ किस तरह की बनती है। यहां पर इस एंड के ऊपर कोई भी मोशन नहीं होने वाला, तो थोड़ा सा जो हिस्सा है हमारे डिफ्लेक्टेड शेप का यानी बीम का, उसके अंदर कोई मोशन नहीं आएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से हमारी बीम क्या हो जाएगी, डिफॉर्म होगी, ठीक है, डिफॉर्म शेप या डिफ्लेक्टेड शेप बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से अगेन इस एंड के ऊपर इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी फ्री बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं आएंगे, जिसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों काउंट होते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल मोशन, उसके साथ ही डेल्टा वाई यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पर स्लोप है उसकी वैल्यू 0 रहने वाली है। तो यहाँ से भी 0, यहाँ से वैल्यू 0, तो फाइनल वैल्यू ऑफ डी के फॉर आवर फिक्स बीम इज गोइंग टू बी 0। तो यानी कि ये काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी के हिसाब से डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी के हिसाब से कैसी स्ट्रक्चर होगी, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी के हिसाब से, ठीक है। तो इसके बेस पे ये हमारा पढ़ने का मोटिव क्या है वो मैं आपको बताऊं कि हम ये डीके की वैल्यू, डीएस की वैल्यू पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसको पढ़ने का रीजन ये है, हमारे पास मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं स्ट्रक्चर के, उसमें एक मेथड में तो क्या रहता है, हम डीएस के हिसाब से एनालाइज करते हैं, ठीक है। मेथड्स के नाम वगैरह अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं, वरना अभी फालतू कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एग्जैक्ट मेथड है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, उसमें भी फोर्स, स्टिफनेस, ठीक है, और हमारे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हो गए। तो अभी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो टाइप की इंडिटरमिनेसी, एक है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, दूसरी है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। जिसके अंदर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम होती है, यानी कि उसके अंदर आने वाले नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कम होंगे। नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कम होंगे तो उसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन यानी कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कम ढूंढनी पड़ेगी, उसके हिसाब से थोड़ा सा मेथड एनालाइज इजी हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन जिसके अंदर ds की वैल्यू ज्यादा होती उसके लिए अननोन फोर्सेस ज्यादा हो जाते, तो उन फोर्सेस के लिए बहुत सारी इक्वेशन बनानी पड़ती मुझे। तो उससे बचने के लिए मैं क्या चेक करता हूँ, उसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को चेक करता हूँ कि क्या डीके की वैल्यू लेस है। जब डीके की वैल्यू लेस हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इन दिस केस, यहाँ पर क्या पता लगा कि स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों इस एंड पर क्या होने वाले, जीरो इन दी ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये 2D केस पढ़ रहे हैं, जितना भी अब तक हमने स्टडी किया एक बार 2D केस की स्टडी कर रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू होने वाली है जीरो। तो मैं इस तरह की इक्वेशन लगाता हूं इसके ऊपर कि जिसके अंदर मुझे कोई ना कोई थीटा लेना पड़े, क्योंकि थीटा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जीरो होने वाली है। तो उस इक्वेशन के अंदर आपके पास एक नॉन वैल्यू, नॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखोगे, तो उसके हेल्प से हमारे को एक जो रिएक्शन है, एक इक्वेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक नॉन तो हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो होने वाली है। तो इस तरह से उसका एनालिसिस किया जाता है कि जिसमें डीके की वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, उसके अंदर नॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, इसमें फोर्सेस हो जाएंगे। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं। अभी हम बात करें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में, अगर फॉर्मूला डिराइव करना हो तो उससे पहले यहाँ देखिए, अगर आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का अगर यहाँ पर क्या लिखनी हो, डेफिनेशन, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगी, तो बेसिकली आप लिखोगे इट इज द नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट अ जॉइंट। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों आ जाएंगे, इस तरह से आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। इट इज नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट रिएक्शन एट अ जॉइंट एंड इट इज रिलेटेड टू आर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दैट पर्टिकुलर जॉइंट। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन करके लिख लेना। यहाँ पर मैंने खुद से नहीं लिखवा रहा, खाली उसको स्पीक डाउन कर दिया, मैंने बोल के बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। अगर हमें फॉर्मूला अगर डिराइव करना हो तो उससे पहले हमें जॉइंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जॉइंट्स के हेल्प से हमारे पास क्या आती है, स्ट्रक्चर आती है। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कौन कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थे आपको अगर याद हो? एक तो होते थे हमारे पास पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, और एक कौन से होते थे, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर यानी कि बेसिकली मैं किसकी बात करता था, ट्रसेस की या आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। और रिजिड जॉइंटेड में मैं किसकी बात करता था, मेरे फ्रेम्स की। ठीक है, अब ट्रस क्या है, अगेन उसका भी 2D केस होगा। ठीक है, और 3D केस होगा। इस तरह से फ्रेम में भी हम 2D एनालिसिस अलग करेंगे और 3D यानी कि 3 डायमेंशनल एनालिसिस अलग करेंगे यहाँ पर हमारे पास। और 3 डायमेंशनल एनालिसिस में जो 3D फ्रेम्स होते हैं उनका अलग नाम एक और क्या हो जाता है हमारे पास, स्पेस फ्रेम्स। ठीक है, एक और नाम हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, स्पेस फ्रेम्स। तो अब हम इन ट्रसेस और फ्रेम्स के अंदर, चाहे हमारा 2D केस हो या फिर 3D केस हो, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ आर स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर जॉइंट कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम किसके ऊपर मोस्टली फोकस रख रहे हैं, जॉइंट के ऊपर। हालांकि मेंबर के ऊपर भी रखेंगे जब हमारे एक्सियली रिजिड या फिर इनएक्सटेंसिबल मेंबर आएंगे। इनएक्सटेंसिबल मतलब जिनको बढ़ा नहीं सकते, जिनके अंदर कंप्रेशन या टेंशन की वजह से उनकी लेंथ वगैरह में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कंप्रेशन या फिर चेंज टेंशन नहीं होने वाला। फोर्सेस तो आएंगे लेकिन वहां पर उसकी जो जियोमेट्री है उसका डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला, उसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। उसके बाद ये 2D 3D केस आ गया। नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट इन 2D केस बताइए ट्रसेस में। तो ट्रसेस अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो, वेट ए मिनट, ये सारा ही गायब हो जाता अभी, कैंसल।
Okay, let me erase this. Why I am unable to erase? Okay, this is not working. You can simply skip. Okay, this worked. ठीक है, तो चलिए ट्रसेस की जब हम बात कर रहे थे, एक ट्रस का एग्जांपल देख के समझाता हूं आपको। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रस बनाए, पिंस दिखा दी। तो ट्रसेस के बारे में जब हमने बात की थी तब आपको कुछ याद हो, मैंने क्या कहा था, इसके अंदर हम 2D के जब अंदर एनालिसिस करते हैं हम क्या बताते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं हमारे पास, एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, एक्सियल फोर्सेस और उसके साथ एक्सियल में कंप्रेशन टेंशन जो भी है, और उसके बाद जो भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो भी अप्लाइड करेंगे हम, वो कहां होगा, एट जॉइंट्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जॉइंट पर है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम इसमें नहीं लेकर चलते, बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर नहीं करते यहाँ पर, राइट। अब बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर नहीं करे, कोई रोटेशन नहीं आ रहा, यानी कि रोटेशन को तो इसमें कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी हम 2 की बात करते थे, तो एक चीज बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन में, क्योंकि अगर मोमेंट को कंसीडर नहीं किया तो उसके कारण आने वाला जो रोटेशन है उसे भी कंसीडर बिल्कुल नहीं किया जाएगा यहाँ पर। तो एक जॉइंट के ऊपर जो नंबर ऑफ फ्री डिस्प्लेसमेंट की बात करूं अगर मैं ट्रसेस के अंदर, तो क्या हो सकता है, या तो वो हॉरिजॉन्टली मोशन कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है, या फिर आपको वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखा सकता है। यहाँ पर रोटेशन की बात नहीं की जाती। दो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दो टाइप के फोर्सेस एक जॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो दो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई थी, उसी वजह से यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं डिस्प्लेसमेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए रिएक्शन आती है और वही हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाती थी। मतलब जो स्टैटिक नहीं है वो क्या है, वो काइनेमेटिक है। बेसिक अगर आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करो, जो स्टैटिक रुकी हुई नहीं है वो काइनेमेटिक, यानी कि उनको चलाने वाली, मोशन करने वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने वाली है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे पास आप 2D में मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो नंबर ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास हो जाएंगे 2D के अंदर, ट्रसेस के अंदर, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के अंदर या आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर में कितने हो जाएंगे बच्चों, 2। उसी के तरह अगर मैं 3D की बात करूं, तो क्योंकि मोमेंट को तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो आपको पता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करता मैं, ओके ओके, I'm trying to erase this. Let us just use this one. चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर मैं कुछ इरेज वगैरह कर रहा हूँ तो सिंपली 10 सेकंड के लिए आगे डबल टैप करके स्किप कर दिया करो। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं रहता कि बराबर आपको पूरी वीडियो देखनी है रुक के एक साथ में। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट का पार्ट होता है स्लोप और डिफ्लेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा और डेल्टा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेरे पास कितने हो सकते हैं। अगर मैं बात करता 2D केस की तो क्या क्या आ जाते, ठीक है, यानी कि अगर आपको पुराना लेक्चर याद हो उसमें हमने क्या किया था, इस तरह का एक एलिमेंट बनाया था, राइट, एक्स और वाई डायरेक्शन में, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन किया था, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन किया था और अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेशन भी थीटा करवा दिया था उसका। यानी कि 2D के अंदर मैक्सिमम हमारे पास क्या आ सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन अलोंग द डायरेक्शन थीटा। ठीक है, 3D केस की बात करता मेरे पास क्या क्या डिस्प्लेसमेंट आते, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इन द जेड डायरेक्शन, और उसके साथ ही साथ मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन एंड मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो कि इस तरह से कुछ 3D बीम के, अगर आपको याद हो, इस तरह से लगता था,
यूं करके, तो इसको क्या करे, बीम को ट्विस्ट करने का काम करे, तो ये तो ट्विस्टिंग बन जाता था। अदर दो क्या बन जाते थे हमारे पास, ठीक है। अगर फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैंने एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, तो फोर्सेस में मेरे पास क्या क्या होते थे, एक तो होता था एक्सियल, दो होते थे शियर के, दो यहां पर बेंडिंग के होते थे, ठीक है, एक ट्विस्टिंग का आ जाता था। जहां पर ये फोर्स नहीं आ पा रहे, ठीक है, जहां पर ये फोर्स मेरे नहीं आ पा रहे, वहां क्या होगा, फ्री मूवमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और उन्हीं डिस्प्लेसमेंट को तो हमें काउंट करना है, ठीक है। तो इनके काउंटर पार्ट में, इन रिस्ट्रेन रिएक्शन फोर्सेस के काउंटर पार्ट में मेरे पास कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट आ सकते थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके साथ साथ थीटा एक्स, थीटा वाई या थीटा जी लास्ट में, कि जहां पर ये फोर्सेस डेवलप नहीं हो पा रहे वहां पर क्या आ जाएगा, ये फ्री मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट, ठीक है, फ्री मूवमेंट हो जाएगा, मोशन हो जाएगा वहां पर। तो इन्हीं सारे मोशन की कैलकुलेशन करके हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी एट ए जॉइंट बताते हैं, यानी कि अनरिस्ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट ए जॉइंट। तो यही वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो 2D के अंदर ट्रसेस में मैक्सिमम कितने आ पा रहे थे, ये दो वाले रोटेशन नहीं आ पा रहा था, तो फ्रेम की बात करें तो वहां पर रोटेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ फ्रेम में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, 2D केस में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा जी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेरे 3D केस की, इन द केस ऑफ आर ट्रसेस, आपको पता है फिर अगेन उसमें थीटा को तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, रोटेशन को तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, किसको कैलकुलेट करेंगे, ओनली डिस्प्लेसमेंट्स को। तो कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ ट्रसेस इन 3D केस कितने हो जाएंगे, एट ए जॉइंट 3, ठीक है। ये किस पे बात कर रहे हैं, एट ए जॉइंट, नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट एट ए जॉइंट, यहाँ भी कितने हो गए 3। और उसके बाद 3D केस में तो ये सारे ही आ जाएंगे, आपको पता है। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जी, नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों कितने हो गए 6, ठीक है। तो एक जॉइंट के ऊपर इस तरह से आ गया। अब इन्हीं की हेल्प से हमें क्या करना है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में फॉर्मूले डिराइव करने हैं, ठीक है। Let me use this method to erase. I hope we get successful this time. ओके नहीं हो रहा इरेज इससे, इसी से करके देखते हैं। Okay, sometime our app doesn't work well, so we have to just okay, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनके लिए फॉर्मूलेज ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला देखिए, पहले हम ट्रसेस के लिए देखते हैं। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डीके की वैल्यू किस तरह से निकाले हम। तो एक जॉइंट के ऊपर मुझे बताइए डीके की वैल्यू। ट्रसेस से पहले अगेन आपको एक बीम का एग्जांपल से ही समझा देता हूं मैं, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। इससे क्या रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ये जो बीम थी प्रोप कैंटिलीवर बीम, जब हम इसका एनालिसिस करने जा रहे थे, मैंने क्या बताया था, एक्स एंड के ऊपर डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई भी जीरो हो जाएगा और थीटा जी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है, वो किसी भी डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट को आने नहीं देगा, यानी कि वहां पर वो 3 रिएक्शन दे रहा है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब जीरो, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए रोलर सपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट थे, एक तो डेल्टा एक्स जीरो नहीं हो रहा था, यानी कि डेल्टा एक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी। उसके बाद थीटा की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, वो भी जीरो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर डीके की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी, 2, ठीक है। डीके की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, यानी कि मैंने एक जॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ फ्री मोशन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट को काउंट किया, यानी कि मैंने जॉइंट पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट जितने आ सकते थे उसमें से क्या कर दिया, नंबर ऑफ रिएक्शन को तो माइनस किया है। यहां पर देखिए, यहां रिएक्शन कितनी आ सकती थी, 1 2 और 3, 3 रिएक्शन इधर आ सकती थी। उसके बाद यहां रिएक्शन कितनी आ सकती है, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन जहां जितनी ज्यादा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट उतने ही कम, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन यहां 3, तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ फ्रेम्स 2D फ्रेम्स कितने आ सकते हैं, 3। तो 3 अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो वहां पर जैसे मेरा कैंटिलीवर केस था, जहां 3 डिस्प्लेसमेंट आ रहे थे,
वहां रिएक्शन क्या हो रही थी, जीरो। आप देखते हो ना फ्री एंड के ऊपर रिएक्शन तुम्हारी जीरो आती है। तो अगर मेरे को फॉर्मूला इसके लिए डिराइव करना पड़ता तो फॉर्मूला देखिए क्या बन जाता डीके का, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट ए जॉइंट इन 2D केस कितने आ सकते थे हमारे पास, 3। तो 3J लिख दिया। लेकिन उसमें से हमने क्या कर दिया, जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस थे उनको कर दिया माइनस। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला मेरे पास स्टैटिक, हमारे पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का इन द केस ऑफ 2D फ्रेम्स, किसके लिए ये 2D फ्रेम्स के लिए क्या बन के आ जाएगा, 3J माइनस RE। देखें क्या ये फॉर्मूला सही है, इसको चेक करें। तो जॉइंट हमारे पास देखो कितने हैं, 2 जॉइंट्स रखा तो 3 2 जा 6। उसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्शन देखिए हमारे पास कितनी आ गई, 1 2 3। हमें पता है कि फिक्स एंड के ऊपर हमारे पास 3 रिएक्शन होती है, और एक रिएक्शन हमारे पास कहाँ से आती है, हिंज इसके ऊपर आती है, रोलर सपोर्ट के ऊपर। तो 4 को माइनस करना है तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2, और इसे मैच किया तो हमारा जो आंसर था एकदम सही था। तो ये बताने का कि अलग अलग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये बताने का मेरा रीजन था ताकि आपको बेसिक समझ आए। आप डायरेक्टली उस स्ट्रक्चर के अंदर बिना फॉर्मूले लगाए भी आपको पता हो कहाँ पर कौन कौन सी और कितनी नंबर ऑफ जो रिएक्शंस हैं वो जनरेट हो रही है, कितने मोशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। और वरना आपके पास ये फॉर्मूला तो है ही, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए और नंबर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना। इसके बारे में अच्छे से टेबल बना के हमने पहले से एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, ठीक है। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर 2D फ्रेम्स। अब बनाते हैं 3D फ्रेम्स के लिए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया था, 2D फ्रेम्स का। अब 3D फ्रेम्स यानी कि स्पेस फ्रेम्स की बात करते हैं, ठीक है। स्पेस फ्रेम देखिए क्या होते हैं, तो इस तरह से 3D के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर यानी कि एक्स वाई और पेपर से बाहर निकलते यानी कि मोबाइल से बाहर निकलते, स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ जेड एक्सिस आपकी और मेरी तरफ वाला। तो 3 डायमेंशन के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बनने वाली स्ट्रक्चर होगी उसे मैं क्या बोल दूंगा, स्पेस फ्रेम। स्पेस फ्रेम कब होगा, जब इसके जॉइंट होंगे रिजिड, ठीक है। रिजिड जॉइंट क्या होते हैं आपके लिए क्वेश्चन है, बीच में वही होमवर्क आ गया। तो इस लेक्चर का होमवर्क है, आपका क्वेश्चन मैं देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड जॉइंट, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके बताना है, और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसे हम पिन करेंगे, ओके। तो एक रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम की स्ट्रक्चर है, उसका हमें पता है कि 6 डायरेक्शन के अंदर मोशन आ सकता है। तो 3D केस के अंदर अगर मैं डीके का फॉर्मूला लिखने जाऊं तो एक जॉइंट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने हो सकते हैं, 6। उसमें से हमें माइनस क्या करना होता है, बेसिकली जो नंबर ऑफ रिएक्शन या फिर रिस्ट्रेन होते हैं। आरई का वैल्यू मतलब क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन और रिस्ट्रेन्स, ठीक है। तो इनको बेसिकली आप सिंपली कैलकुलेट करके इस नंबर ऑफ जॉइंट्स में से माइनस कर दोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कह देंगे, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। नेक्स्ट देखते हैं आप, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वरना पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं कोशिश रहेगी कि इसी पेज पर आपको समझा दूं। 3D केस का फॉर्मूला है ये वाला, और नीचे वाला है 2D केस का। ये हो गए 3D फ्रेम्स या फिर स्पेस फ्रेम्स, ठीक है। 6J माइनस RE। अभी सबसे आपको बेसिक वाला फॉर्मूला बताया, अभी फॉर्मूले हमारे अधूरे हैं, सेम लाइक द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। जैसे हमने उसमें रिलीज रिएक्शन लगाई थी उसी तरह से अभी इसमें रिलीज रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद इन एक्सटेंसिबल मेंबर यानी कि एक्सियली रिजिड मेंबर आ जाएंगे, उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम, ठीक है। तो अभी एक बार हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक से हमने 2 फॉर्मूले भी डिराइव कर दिए, अब पढ़ेंगे ट्रसेस के बारे में। ट्रेसेस में एक तो केस है हमारे पास 2D ट्रेसेस, 2D केस, एंड सेकंड वन इज 3D केस, ठीक है। दोनों के लिए एक साथ फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट अनरिस्ट्रेंट डिस्प्लेसमेंट एट ए जॉइंट इन ट्रेसेस कितने हो गए, J। तो मल्टीप्लाई कर दोगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए हर जॉइंट पे 2। उसके बाद माइनस क्या करोगे, अगेन RE,
सिंपल नंबर ऑफ रिएक्शन, और इसमें भी क्या हो जाएगा 3J माइनस RE। ठीक है, एक जॉइंट के ऊपर कितनी रिएक्शन आती है, कितने हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रही है एक जॉइंट के ऊपर, 3D में देखो 3 है, तो 3J हो जाएगा। माइनस क्या करोगे, रिस्ट्रेन के कौन सा मोशन नहीं करने दे सकते, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शन, तो उसमें से RE को आप माइनस कर दोगे। अब इसमें खास बात ध्यान देने वाली क्या होती है, यहाँ देखिए थोड़ा, एक ट्रस आपको बना के बताता हूँ। ओके, काफी खराब बन गया। ठीक है, तो इस ट्रस में देखिए हर जॉइंट के ऊपर आपको क्या दिखाने हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दिखाना है। ठीक है, 2D का केस समझा रहा हूँ आपको, 3D का भी साथ में समझ जाओगे उसमें। 3D का बेसिकली ये फॉर्मूला लगा कर आपको सोल्व करना है। एक जो डाउट मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, वो हम देखते हैं उसके बारे में कि डाउट क्या यहाँ पर पर्टेन हो जाता है। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई यहाँ पर आया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई यहाँ पर आया। उसके बाद जो जनरल गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो सिंपली सही हो जाएगा, उसमें से दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि हर जॉइंट पर 2 डिस्प्लेसमेंट है और उनको कैलकुलेट कर लिया। जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यहां पर तो क्या लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है। तो हिंज क्या करता है, हिंज हमें रोटेशन भी देता है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट 0 कर रहा है तो हिंज क्या देगा, रोटेशन की कुछ वैल्यू देगा, यानी कि रोटेशन यहाँ पर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो जब लोग क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ देखिए इसे इरेज करने दीजिए मुझे, गलती क्या करते हैं कि जब इसके लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इस तरह से लिख रहे होते हैं कि ये दो डिस्प्लेसमेंट है इस जॉइंट पर आए हैं या आ सकते हैं, उसके बाद वो थर्ड क्या लिख देते हैं, थीटा जेड को भी इसके अंदर साथ में इंक्लूड कर देते हैं। जब इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको ईच जॉइंट पर इस तरह से काउंट करने हो, ठीक है, समझने के लिए काउंट करने हो, तो लोग जनरली गलती क्या करते हैं कि थीटा जी को भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं और बताते हैं ये तो हिंज है, यहाँ पर तो रोटेशन भी आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर हिंज है तो यहाँ भी रोटेशन आएगा, तो यहाँ पर भी थीटा जी को आप काउंट करो, तो नंबर ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इस तरह से लाओ। लेकिन गलती क्या हुई, ये है हमारे पास ट्रस। ठीक है, क्या है ट्रस, ट्रस के अंदर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है एक जॉइंट के ऊपर, हम कौन से काउंट कर रहे हैं, जब डायरेक्शन में ही 2 काउंट कर रहे हैं, मोमेंट को कंसिडर ही नहीं किया, रोटेशन को कंसिडर ही नहीं किया, तो यहाँ पर ये थीटा वाली जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है, उसको कैसे काउंट करें। ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। बाय फॉर्मूला लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ क्या होते हैं कि ज्यादा अगर बेसिक में समझने की कोशिश करें तो थीटा जी को सोचते हैं कि यार थीटा जी भी तो आ रहा है, उसको क्यों नहीं काउंट किया। तो उसका रीजन ये है कि क्योंकि ट्रसेस के अंदर नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, 2, मोमेंट को कैलकुलेट ही नहीं करते, जब मोमेंट ही नहीं है तो रोटेशन को क्यों देंगे। ठीक है, तो ये रीजन हो जाता है हमारे पास कि इस सपोर्ट के ऊपर भी कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ सकता है, यानी कि यहाँ पर तो आएगा ही नहीं इस वाली जगह। ठीक है, इस वाली जगह तो आएगा नहीं, यहाँ पर कौन सा आ सकता है, डेल्टा एक्स आ सकता है। ठीक है, कौन सा आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ऐसा आ सकता है, यानी कि यहाँ पर तो 2 रिएक्शंस थी, उन 2 रिएक्शन की वजह से डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो रोटेशन को तो लेना ही नहीं, तो मोमेंट वाला तो फैक्टर कंसिडर ही नहीं हुआ, हिंज वाला। ठीक है, और यहाँ क्या है देखिए, डेल्टा एक्स सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, रोटेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ रोलर लगे हैं, टायर लगे हैं, तो इस तरह से मोशन कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कहाँ नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि मोशन कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि फ्रीडम कहाँ होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 1 वैल्यू इस जॉइंट पर कहाँ आएगी, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में गेट वगैरह कुछ देते हो तो वहां आपको पता होना चाहिए कि क्यों, कहां पर, हर जॉइंट पर क्या हो रहा है। बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 लगा लो, लेकिन बेसिक किसी का नहीं पता हो तो वहां पर 101 टाइप वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप वहां एग्जाम के अंदर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ के बेसिक पता है तो उन बेसिक के बेस पर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन के ऊपर एक डायरेक्शन तो ले ही सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, स्टार्ट तो कर सकते हो धीरे धीरे क्वेश्चन, क्या पता आपका अगर लक अच्छा हो या दिमाग वहां पर अच्छे से काम कर रहा हो, काम होके पीसफुली काम होके वहां पर काम करो, तो इजीली आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक केस, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये ट्रसेस के लिए थे हमारे सिंपल से एक बार डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब इसके ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं एक बार।
ताकि समझ जाओ आपको कैलकुलेट कैसे करना है। फ्रेम्स का तो आप कर लोगे, ठीक है, फ्रेम्स की कोशिश करना, होते हैं तो ठीक, वरना नेक्स्ट लेक्चर में तो समझाएंगी। ट्रसेस के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ट्रसेस में जनरल गलतियां क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन मिस्टेक्स फॉलो होती हैं उसके बारे में बता दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से मिल जाएंगे, सिंपली लगाओ, फॉर्मुलेज बता दिए। फॉर्मूले यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। 2D के लिए फॉर्मूला क्या है, डीके का 2j माइनस आर ई। 3D के लिए क्या लगा दोगे, 3j माइनस आर ई। सिंपल, बस काम खत्म, ठीक है। इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं यहाँ पर। तो एक बार 2D के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मोस्टली 2D के ऊपर ही पूछे जाते हैं। 3D में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो उसमें मेंबर होते हैं उनको काउंट करने में, जॉइंट काउंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेसेस के अंदर देखिए, एक आपको काफी कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ। सिंपली आप स्किप डाउन कर दीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। लेट अस ट्राई बाय दिस। इसी से ही बना लेता पहले भी मैं, चलो कोई नहीं। एक वाला अच्छा बन गया, एक गंदा बना है। तो यहां देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर, एक कॉमन मिस्टेक हमसे जनरली क्या होती है उसको भी समझा देता हूं मैं, उसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे 2D के अंदर डीके की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जब बच्चे क्या करते हैं, जनरल गलती क्या होती है, इस तरह का क्वेश्चन आया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन देखिए। लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन और राइट हैंड साइड का क्वेश्चन आपको दिख तो सेम रहा होगा, लेकिन उसमें एक चेंज है। किसका चेंज है, यहाँ पर देखिए, इस पिन का, ठीक है। यहां जो मेंबर्स हैं, ये वाले मेंबर एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं कुछ इस तरह से ये मेंबर, तो इनके बीच में पिन नहीं है, पिन कनेक्शन नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है। जब जॉइंट नहीं है तो जनरल गलती क्या करते हैं, जो हमारे पास डीके का 2j माइनस आर ई का फॉर्मूला था, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 4 और ये फिफ्थ जॉइंट कर देते हैं, 5 जॉइंट लगा देते हैं। लेकिन नंबर ऑफ जॉइंट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये जॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट ए जॉइंट। जॉइंट के लिए ऐसे आपको स्ट्रक्चर बना के दी होगी, उसके अंदर पिन लगा के दिया होगा अलग से, तो इसका छोटा सा कंफ्यूजन पॉइंट था, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं 2j माइनस आर ई से, तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं हमारे पास, 4, ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी आती हैं, 1 एंड 1 2, ठीक है। एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, अगर ए और बी सपोर्ट होती है तो। इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन आती है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कैसे आती है, इसके लिए तो आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे हमारे, ठीक है। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कहाँ पर कौन कौन सी कितनी रिएक्शन है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, ठीक है। तो एक टेबल बना के हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्रीवियस लेक्चर सीक्वेंस से देखिए। तो नंबर ऑफ रिएक्शन देखिए मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 3। तो अब सिंपली इसका फॉर्मूले की फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 2 8 माइनस 3 करोगे तो आप मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और अगर आपसे इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता कहां कहां पर कितने आ रहे हैं, तब कैसे बताते आप, दो यहां पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, दो यहां पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और एक यहां पर, ठीक है। कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, तो कितने फ्रीडम है और कहां आ रहे हैं, उनको अगर मैं को एक स्ट्रक्चर के ऊपर बनाकर बताना होता है, कहां पर देखो, इस जॉइंट पर दो, इस जॉइंट पर दो, इस जॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक, और वो भी कौन सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि रोलर कौन सी डायरेक्शन मोशन कर सकता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ना तो मेरा जो हिंज है ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन करने देगा, ना वर्टिकल में, इसी की वजह से तो रिस्ट्रेन यानी कि रिएक्शन दे रहा था। तो दो रिएक्शन है तो उसी फॉर्मूले में लगा के करो या काउंटिंग कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। अगर कंपटीशन एग्जाम है तो अपने हिसाब से जैसे मर्जी करिए, और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में फॉर्मूला लगाइए और इसे आप डायग्राम बना के ये भी बता दीजिए कि नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कहाँ कहाँ कितने आ रहे हैं। तो एग्जामिनर खुश होकर क्या पता आपका एक्स्ट्रा मार्क्स भी वहां पर, मतलब एक्स्ट्रा तो क्या देगा अदर बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है। कोई आधा मार्क्स ज्यादा मिल गया तो आधा मार्क भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब हम टॉप टीयर में होते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम के टॉप टीयर में हाफ मार्क में 50 बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं एक रैंक के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस तरह से 5 डिस्प्लेसमेंट हो गए, इसलिए डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी भी कितनी आ गई 5। अब इस केस की अदर बात करते हैं सेकंड वन की। तो यहाँ पर डीके की वैल्यू देखिए थोड़ी सी सेपरेट आएगी। क्या आएगी, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे नंबर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्शन अगेन 3 है, कौन कौन सी, अगर सपोर्ट का नाम होता ए और बी तो यहाँ से वर्टिकल की एक हॉरिजॉन्टल की, और यहाँ से एक वर्टिकल की, नंबर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाती। तो 5 टू 10 माइनस 3 7। जो एक्स्ट्रा वाले दो डिस्प्लेसमेंट आए हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, वो कहाँ है, इस न्यू इंट्रोड्यूस पिन यानी कि इस वाले जॉइंट पर। ये जॉइंट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट ए जॉइंट। यहाँ पर मैंने इसे ब्लैक तो कर दिया लेकिन एक्चुअल में कैसा है, कुछ इस तरह से ये, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका मोशन होता है। मेरी उंगलियों को यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से जो यहाँ पर अरेंजमेंट होता है वही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी हमारी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ओके बच्चों, तो ये था बेसिक ऑफ डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर मेरा मेंबर एक्सियली रिजिड हो जाता, ठीक है, अगर क्या होता मेरा मेंबर एक्सियली रिजिड हो जाए या फिर उसमें रिलीज रिएक्शंस वगैरह आ जाती हैं, तो इसके लिए रिलीज रिएक्शन को समझने के लिए आपको हमारा पुराना लेक्चर पहले देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। होप सो यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।